कामरान साहब मेरे साथ मौजूद है, ना जाने दुनिया के किस कोने में है। भैया मैं थाईलैंड में हूँ इस वक्त। है जंगल, बहुत छोटा आइलैंड है, बहुत दूर है, नक्शे में नजर नहीं आता, इतना छोटा और ये जंगल है। FBI क्या, ISI क्या, MI क्या, KGB क्या, एमन जवारी साहब क्या, उसामा बिन लादेन क्या, अबू बकर अल बगदादी क्या। तो माशाल्लाह आप इतना कुछ करने के बाद भी जिंदा और जावेद और हयात है मेरे सामने, ये कैसे हो? एक गोरे आदमी को सोमालिया से निकलना बहुत मुश्किल है, गोरे आदमी का यमन से निकलना ज्यादा मुश्किल है, सूडान से। लेकिन मेरी ब्राउन स्किन, मैं इसीलिए कोलंबिया से भी निकल आया जिंदा। थाईलैंड में तो मैं रहता भी हूँ, पूरे अफ्रीका में हर जगह रहा हूँ, केनिया से लेके सोमालिया से लेके मोजाम्बिक। आप दुनिया घूम फिर रहे हैं। नहीं, ऐसा दुनिया महदूद है मेरी। जब ये स्पाइंग वगैरह करते थे फरीदी साहब, तो कभी पाकिस्तान के मुतालिक किया आपने कि अगर वो डी कंपनी का केस है, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के हक में किया है वो मैंने। जिस तरह का करैक्टर है, आपने जो काम किया है, उसके बाद तो बंदा इतना डरा हुआ होता है कि डिजिटल फुटप्रिंट कहीं छोड़ना ही नहीं चाहता। तो आप तो हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी पॉडकास्ट में, किसी वीडियो में, जूम के थ्रू या डिफरेंट ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन होते हैं। मेरी जो लोकेशन है वो ऐसी है कि अगर मैं अभी आपको मैप शेयर भी कर देता हूँ, मुझे कोई इतना मसला नहीं है। यहाँ कोई आ नहीं सकता, ये आइलैंड है, जजीरा है, बहुत छोटा सा और बहुत दूर है। रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, क्या पाकिस्तान आए कभी? लास्ट टाइम कब आए पाकिस्तान? तकरीबन 1 साल कम बेश अभी होने को आ गया। फरवरी लास्ट ईयर में पाकिस्तान आया था। अच्छा। जब मैं जा रहा था, जाने से पहले मुझे क्लियरेंस मिल गई थी, मैं क्लियरेंस के साथ ट्रैवल किया है मैंने। तो जब वहाँ गया हूँ तो बोला वो क्लियरेंस नहीं है, कैंसिल कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज़ की एक और एपिसोड। नाज़रीन, जासूसी की तारीख़ इतनी ही पुरानी है कि जितनी इंसानी तहज़ीब पुरानी है। इसका आगाज़ जंगी हिकमत अमली और सफारती राज़ों की चोरी से शुरू हुआ था, लेकिन आज ये जासूसी जदीद टेक्नोलॉजी, सेटेलाइट और साइबर स्पेस एक इंतहाई मुनज़्ज़म और आलमी निज़ाम की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। पुराने दौर में, कदीम दौर में जंगी फतूहात को, अगर दुश्मन की फ़ौज का पता लगाने के लिए कि वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, इस सिलसिले में जासूसी की जाती थी। और आपको याद होगा, आपने तारीख़ पढ़ी है तो चाणक्य, उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में बाकायदा जंगी जासूसी के कुछ असूल भी वज़ा किए हैं, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि जासूसी के कुछ असूल वज़ा किए हैं। उसके बाद पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम जो है वो, उसमें तो जासूसी अरूज पे रही थी दुश्मन के बारे में मालूम करने के लिए। फिर एक किरदार शायद आपको याद होगा कि माता हारी, हॉलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली एक डच रकासा थी जो पहली जंग अज़ीम में जासूसी भी कर रही थी और उसी दौरान वो मारी भी गई। फिर नूर अनायत ख़ान इसी तरह हमें याद आती हैं, एक वो भी करती रहीं। और इसी तरह जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई सोवियत यूनियन और US के दरमियान, तो उस वक्त भी जासूसी को बड़ी अहमियत हासिल रही थी। फिर एक वक्त आया कि हमने देखा कि जी ये जो अदब था, ख़ास तौर पर उर्दू अदब, उसमें जासूसी का बड़ा जिक्र हुआ। M.A. मज़हर कलीम साहब किसी दौर में जासूसी के डाइजेस्ट और नावल लिखा करते थे। फिर इब्ने सफ़ी जो है, उन्होंने बहुत सारा इस पर काम किया। तो जब जासूसी की बात करते हैं तो पिछले दिनों मैं यूट्यूब पर देख रहा था, तो एक साहब कामरान फरीदी साहब के नाम से वो सामने आए और उनकी बड़ी दास्तानें सोशल मीडिया पर चल रही थी कि वो कराची से ताल्लुक़ रखते थे, लालू खेत से निकले और फिर स्वीडन गए, फिर एक क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा रहे। फिर उसके बाद वो FBI के साथ काम करने लगे और उन्होंने अमेरिका के लिए जासूसी की और फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल भी करते रहे। तो मैंने आज सोचा कि उन्हें मदऊ किया जाए, कुछ बात की जाए उनके जासूसी के जो करियर है उसके ऊपर, और फिर उन पर कुछ उसके बाद इल्ज़ामात भी लगे। उनको पहले हीरो बनाया गया, फिर उनको ज़ीरो करने की कोशिश की गई, ये क्यों हुआ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे कि जी हमारे जो मशरिक़ में एक दुश्मन है भारत, उनके यहाँ एक NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल, जो 2000 गालबन 14 या 16 से वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। उसके ऊपर बात करेंगे। उनकी कोई जासूसी की कहानियाँ जी पाकिस्तान आने वाली, उनमें कितनी हकीकत है या महज फसाना है। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हॉस्टाइल कंडीशन और रिलेशंस हैं गुज़िश्ता 10-15 सालों से, क्या उनके पीछे भी वो अजीत डोवल, जिसे डोवल डॉक्ट्राइन कहते हैं, वही है? इस पर गुफ्तगू करेंगे। कामरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ना जाने दुनिया के किस कोने में है। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। भैया मैं थाईलैंड में हूँ इस वक्त। है जंगल, बहुत छोटा आइलैंड है, बहुत दूर है, यानी एक बहुत नक्शे में नजर नहीं आता, इतना छोटा और ये जंगल है।
पीछे लाइटें लगी हुई हैं। तो मुझे यूं लग रहा है कि जंगल में बैठे हुए भी कोई मिशन पे होंगे, कोई काम शाम कर रहे होंगे कैमोफ्लाज होके। लोगों को तो यही पता होगा कि कामरान फरीदी हैं, फॉर्मर FBI एजेंट हैं, अब किसी को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। वैसे फिल्मों में बुजुर्ग और आदमी है बेचारा, पेंशन पे है, योगा करता है बेचारा, वॉक करता है बुजुर्ग। अच्छा बुजुर्ग। कामरान भाई मुझे ये बताइएगा कि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, 2-3 चैनल्स ने आपको मुसलसल सीरीज पे सीरीज आपके बारे में, फिर एक रश पड़ गया, मतलब वीडियोस का एक इतनी सीरीज शुरू होगी, आपने हर इशू के ऊपर बोलना शुरू कर दिया। इवन मैं आपकी आखिरी वीडियो देख रहा था तो आप पिंकी जो कोकेन वाली थी उसके हवाले से भी बात कर रहे थे। कोई इवेंट गुजरा उसके ऊपर कामरान फरीदी साहब कुछ ना कुछ लब कुशाई ज़रूर कर रहे होते थे। कामरान फरीदी साहब ने दुनिया में इतनी जासूसी की, इतने FBI क्या, ISI क्या, MI6 क्या, KGB क्या, अयमन अज़वारी साहब क्या, उसामा बिन लादेन क्या, अबू बकर अल बगदादी क्या, ISIS क्या, पता नहीं कहाँ कहाँ पे आपने काम किया है। और आप जब आज मेरे सामने बैठे हैं, पहली मेरी मुलाकात है आपके साथ, तो मुझे यूँ लगता है कि वो सारी कहीं नॉवल से, फिल्मों से इंस्पायर कहानियाँ लग रही थी, हकाइक से इतना कम ताल्लुक था। मैंने मार्था वाली एक मिसाल दी है, वो बेचारी 1917 में ही मारी गई थी वो जासूसी करते हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो माशाल्लाह आप इतना कुछ करने के बाद भी जिंदा और जावेद और हयात है मेरे सामने, ये कैसे हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा वैसे जैसे ये कह लीजिए कि एक तो मेरा जो ओरिजिन है वो थोड़ा यूनिक है। आप इस तारीख अगर देखेंगे जासूस की या जासूसी की तारीख देखेंगे तो आप उसको तो सोवियत में मिलेगा आपको इसको, यानी अगर आप मॉडर्न एरा की बात कर रहे हैं, अमेरिकन, यानी गोरा गोरा टू गोरा देखेगा, जर्मन बहुत से, पर जर्मन इंटेल आ गई है ना, बहुत से बहुत। तो आपको ऐसा कोई खास, ऐसा कोई अपने इस्लामी मुल्क का अगर मैं आपको कहूँ, आप ऑन द टॉप जहन में नाम लीजिए कि कोई बहुत मशहूर है इन मामलात के लिए, तो आपके जहन में एक भी नहीं आएगा, बिकॉज डोंट एग्जिस्ट। हमारे यहाँ निज़ाम है ही नहीं, हमारा छितर निज़ाम होता है, हमारे जासूसी का निज़ाम नहीं होता, डिफरेंट फॉर्मेट है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं शामिल हुआ तो उनको आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न से काम करना शुरू किया, शायद ये कोई वजह है। और जो कई चीज़ थी, मैं आपको बता दूं ये बात, पाकिस्तानी कोई और वहाँ पे एक और कोई ऐसा कोई मैंने पता किया कि कोई और है, इन दूसरी स्टेट्स में ही पता किया, कोई और नहीं था वहाँ पे एक भी। और इंडियंस 2 थे, लेकिन वो इंडियन वो थे जो वहाँ के इंडियन बॉर्न, यानी जो अमेरिकन बॉर्न इंडियन, वो अमेरिकन ही कह लो, उनको हिंदी विंदी तो आती नहीं थी, वो तो गोरे ही थे एक तरह से। तो लेकिन ऐसा कोई उनके नजदीक तो ऐसा मामला नया था ये। तो अल्लाह का शुक्र है, शायद यही मामला थोड़ा चल गया और यही जिंदा बैठा हूँ कि एक गोरे आदमी को सोमालिया से निकलना बहुत मुश्किल है, या गोरे आदमी का यमन से निकलना ज्यादा मुश्किल है, सूडान से। लेकिन मेरी ब्राउन स्किन, मैं इसीलिए कोलंबिया से भी निकल आया जिंदा। थाईलैंड में तो मैं रहता भी हूँ, और पूरे अफ्रीका में हर जगह रहा हूँ, केनिया से लेके सोमालिया से लेके मोजाम्बिक। एक चीज़ कामरान भाई ये भी होती है ना, हमने अक्सर पढ़ा भी है, चूँकि मैं आपसे जो बात करूँगा, हमारा मीडिया में ज़्यादातर रिसर्च बेस्ड चीज़ें होती हैं, पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ होता है, फिल्मों की बात नहीं होती, नॉवेल्स की बात नहीं होती, फैक्ट बेस्ड होती है। आप माँ सिवाय चंद स्पाइज के दुनिया भर में जिन जिन एजेंसीज़ के लिए, जिन जिन सिंडिकेट के अंदर किसी ने डबल एजेंट के तौर पर काम किया या स्पाई के तौर पर काम किया, फिर उनका वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, या तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। रीज़न ये होती है कि चूँकि उनके पास इतना कुछ आ चुका होता है कि वो किसी भी जगह जाके हल्का सा भी बोलेंगे तो उससे उनके पॉलिटिक्स में तब्दीली आ जाती है, उनके सिक्योरिटी बैरियर्स चेंज हो जाते हैं, पैरामीटर चेंज करने पड़ते हैं उनको। स्नोडन की एक मिसाल है, जब वो NSA में काम कर रहे थे तो वो उनके पास मोबाइल को ट्रेस करने का दुनिया के पॉलिटिशियंस का वो जिम्मेदारी थी, तो वो डाटा भी उनके पास आया, तो वो लेके किसी और रियासत चले गए, रशिया चले गए, जहाँ पर उनको प्रोटेक्शन मिली। एक और मिसाल ताज़ा तरीन आपको देता हूँ कि शाम में बशारुल असद, जब वो वहाँ पे जुलानी की गवर्नमेंट आई, वो जो पहले फाइटिंग कर रहा था वहाँ पे रेबल के तौर पे, फिर अमेरिका ने इसको एक्सेप्ट किया तो वहाँ पे जाके उनके सदर बन गए। तो उस वक्त बशारुल असद वहाँ से निकले तो वो भी रशिया जाके उन्होंने पनाह ली ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। आप दुनिया घूम फिर रहे हैं,
मतलब आप हाँ नहीं, आपको ये ऐसा डर ही ये नहीं नहीं है कह सकते दुनिया घूम ये फिर बड़ी रहे हैं। हैरान कुन नहीं तो एक सिचुएशन मुझे लगती है। नहीं नहीं, मैं जवाब देता हूँ आपको उसका। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा दुनिया महदूद है मेरी। अगर दुनिया घूम फिरा तो जंगल में बैठ के बात ना कर रहा होता फिर मेरे पीछे। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैं दुबई में था, तो कुछ मामलात हुए तो फिर नहीं था। उससे पहले मैं सऊदी अरब में था, फिर हम्म, मामलात है तो नहीं हुआ ना। तो आप देखिए मेरी दुनिया महदूद होती जा रही ना, कि अगर मैं कई जगह पर हूँ और फिर नहीं रहा वहां पे कुछ हम्म, अरसे के बाद, तो ये अब आदमी जरूरी तो नहीं है कि इंसान हर चीज का ढोल बजाना शुरू कर दे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ मामलात होते हैं कि बेहतर होता है कि कुछ वक्त आने पे बताए जाते हैं, कुछ अच्छा। जल्दी बता देने में उनका मजा खत्म हो जाता है। तो कोई मामलात ही है कि मेरी दुनिया जो है वो ऐसा नहीं कि मैं पेरिस में बैठ के कर रहा हूँ तो आप ये कहते हैं हाँ यार आज पेरिस में बैठा हूँ, ये आज तो बात है, या इटली में बैठा हूँ तो नेपल्स में। अगर मैं जंगल में बैठा हूँ तो आप सोचेंगे हाँ यार आदमी की दुनिया महदूद हो गई। वो आप आपके जिस तरह का करेक्टर है, आपने जो काम किया है, उसके बाद तो बंदा इतना डरा हुआ होता है कि डिजिटल फुटप्रिंट कहीं छोड़ना ही नहीं चाहता। तो आप तो हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी पॉडकास्ट में, किसी वीडियो में, जूम के थ्रू या डिफरेंट ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन होते हैं। तो आपको ये कोई टेंशन नहीं है कि डिजिटल सिक्योरिटी आपकी कंप्रोमाइज़ हो जाती होगी? आप कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, पता लग जाता होगा। देखिए ऐसा, देखिए पहली बात तो एक तो पहली बात जो मेरी लोकेशन है, अब अभी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मेरी जो लोकेशन है वो ऐसी है कि अगर मैं अभी आपको मैप शेयर भी कर देता हूँ मुझे कोई इतना मसला नहीं है। यहाँ कोई आ नहीं सकता, ये आइलैंड है, जजीरा है बहुत छोटा सा और बहुत दूर है। इसके लिए बहुत मतलब बहुत कुतमगर खान चाहिए, बहुत अच्छी प्लानिंग वाला। फिर वो जब मेनलैंड से चलेगा तो यहाँ इनको रिपोर्ट करना पड़ता है कि यहाँ बोट आ रही है। तो पहली बात है हम अपन जा रहे हैं, यहाँ वालों को पता चल जाता है कि कौन आ रहा है वहां से, लिस्ट पहले से आ जाती है कि अगर हम्म, कोई मेनलैंड से आ रहा है। तो एक तो पहली बात ये होती है, तो ऐसी कोई आज़ादी भी नहीं है, एक मुश्किल जिंदगी है। लेकिन ये कि अब ये ऐसी जी नहीं पड़ती। अब जो दूसरी बात ये मेरे भाई के ये जो किया है ना, मतलब कि बहुत कोई प्राउड या कोई बहुत आसान नहीं है ये, हम्म, क्योंकि अब मुझे भुगतना पड़ा है ना ये हमने दिस एज, या अब मैं जब कुछ नहीं करा तो रिटायरमेंट लाइफ में भी मुझे अफेक्ट आ रहा है इस बात का। लेकिन ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई बहुत हालात बुरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैंने आई बी एबल टू सिट इन, अभी 100 एकड़ पे बैठा हूँ अभी भी, तो एंड आई गॉट माई ओन 100 एकड़ पीछे खड़ा है, तो ना मेरी अपनी सिक्योरिटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सो आई कैन अफोर्ड इट। तो मजा भी है, ऐसा नहीं है फन है, छोटा आइलैंड है, यहाँ फिशिंग कर लेता हूँ, हम्म, रात को रेस्टोरेंट है, यहाँ खाना खाते हैं बैठ के दोस्तों के साथ, तो इट्स लॉट ऑफ फन। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि आप जब ये स्पाइंग वगैरह कर रहे थे तो मैंने आपकी एक वीडियो सुनी, या उसमें आप इन्वॉल्व थे जिसके एक सिंडिकेट में या नेटवर्क का हिस्सा थे। तो आपका पाकिस्तान का भी कोई एक विज़िट था, लेकिन उसके बाद जब आप रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, क्या पाकिस्तान आए कभी? लास्ट टाइम कब आए पाकिस्तान? जी मैं भाईजान तकरीबन 1 साल कम पेश अभी होने को आ गया। फरवरी लास्ट ईयर में पाकिस्तान आया था अच्छा। और रिलोकेट होने आया था जी, रिलोकेशन। तो मैं रिलोकेट होना चाह रहा था लेकिन ये कि वो कुछ हुकूमत पाकिस्तान या हमारे कुछ ये कह लीजिए कि जो एजेंसीज हैं हम्म। उनको गवारा नहीं था मुझे आना, तो मुझे क्लियरेंस नहीं दी, तो लिहाजा मैं तो रह आपको नहीं सका, सिक्योरिटी वरना मेरा इरादा क्लियरेंस नहीं पाकिस्तान मिली में हूँ। पाकिस्तान से? जी नहीं, मुझे क्लियरेंस नहीं मिली। तो नहीं आपने। क्लियरेंस, अच्छा नहीं सॉरी, एक बात क्लियर कर दूं, मुझे क्लियरेंस मिल गई थी आने से पहले। अच्छा। यानी जब मैं जा रहा था जाने से पहले मुझे क्लियरेंस मिल गई थी, मैं क्लियरेंस के साथ ट्रैवल किया है मैंने। हम्म। तो जब वहां गया हूं तो बोला वो क्लियरेंस नहीं है, कैंसिल कर दी। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने कुछ रिक्वेस्ट की, किसी को कहा कि जी क्या मसला है, क्या मसाइल थे रोज क्या? करता हूँ रिक्वेस्ट भजन, अभी आप भी करें कर दें मेरे तवसुत से, आप भी करें, देखें आप भी सुनते हैं मुझे, प्यार करते हैं, तो आप भी कीजिएगा, और जितने नाज़रीन सामीन सुन रहे हैं तब मिलके ना वो शुरू कर दें। मैं तो नहीं नहीं भाई, अमेरिकन तो को ही कह अलग सकता हूँ फिर आप। हो जाएगा कुछ और यहाँ वाली यहाँ वालों से ज़्यादा अमेरिकन से क्लियरेंस हो जाए तो आपकी बाकी दुनिया के मसाइल भी हल हो सकते हैं। तो सही कह रहे हैं आप अपनी जगह, ये न बद अच्छा बदनाम बुरा। हाँ जी। आप जब ये स्पाइंग वगैरह करते थे फरीदी साहब, तो कभी पाकिस्तान के मुतालिक भी किया आपने कि? देखिए जी, पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक जो मेरा केस था जिसमें मुझे आना पड़ा था, और मुझे उस समय जारी बात है मेरा वन ऑफ द फुट पहला फुटप्रिंट पाकिस्तान में वो जनरल परवेज मुशर्रफ का जब कू था। तो अच्छा। उससे पहले मुझे बताया था कि आप वहां पे जाइए और जस्ट बी द आईज एंड ears, and that's all I did। तो उस वक्त तक तो मुझे जारी बात है वो जस्ट वेरी वेरी न्यू, फ्रेश ऑफ द बोट, अभी तो मुझे भी नहीं आई थी। हम्म, तो दैट वाज माय फर्स्ट थिंग इन पाकिस्तान। उसके अलावा कोई ऐसा पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप कहें तो नहीं, हाँ अगर वो डी कंपनी का केस है, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के हक में किया है वो, मैंने अच्छा। बेड़ा कर लिया।
आई थिंक वो सारे 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 गुना धो दिए मैंने। हम्म। अच्छा, ये लाल मस्जिद, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बात बता दूं, लाल मस्जिद में मैं आया हुआ था, मैं लाल मस्जिद में था उस वक्त जब लाल मस्जिद हो रहा था ऑपरेशन, तो मैं लाल मस्जिद के अंदर ही था। जब ऑपरेशन लाल मस्जिद हो रहा था तो आप उस वक्त मस्जिद के अंदर थे, क्या कर रहे थे आप? नहीं मतलब ऑपरेशन से पहले, जब जब लाल मस्जिद शुरू हो गया था, यानी लाल मस्जिद का हंगामा शुरू हो गया था, तो मैं 3 दिन जो था वो मैं लाल मस्जिद में था। तो जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो ऑपरेशन थोड़ी देर पहले मैं निकला हूँ। तो आप लाल मस्जिद किस रेफरेंस से थे? मॉनिटरिंग। देखिए जी, हमारे यहाँ देखिए इंटेल, देखिए क्या होता है कि हर चीज जो ये लोगों के जहन में एक लगा ना, स्पाई आता है और वो जेम्स बॉन्ड और एक वो वॉल्टर पीपी के निकालता है और वो ठप एलिमिनेट करता है साइलेंसर लगा के, दिस नॉट व्हाट इट इज। ये सारा जो काम होता है इतना अफसानवी नहीं है जितना बनाया जाता है। हमारा जो मेन काम इंटेलिजेंस जो होता है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है। गैदरिंग करना। व्हाट इंटेलिजेंस इज, व्हाट इंटेलिजेंस गैदरिंग, क्योंकि आप जब एवरीथिंग, हमारे यहाँ कहते हैं गौरव भजन के, एवरीथिंग इज अ ग्रेट स्टोरी इफ इट्स नॉट बीन हर्ड इन द राइट ईयर्स। तो हर चीज एक अच्छी दास्तान है, लेकिन यही स्टोरी जब जब इंटेलिजेंस के पास आती है तो वो फंक्शनल होती है। दे पुट थिंग्स टुगेदर, दुनिया में जो चीजें शुरू हो जाती हैं, बट वी गो आउट एंड गैदर दिस थिंग, जो कि एक इंसान के पास ही पॉसिबल है, क्योंकि कई ऐसी जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं। कई जगह ऐसी होती है। अब सूडान में मैं गया हूँ, वहां पे सवाल ही था, कोई इलेक्ट्रॉनिक दूर दूर तक बिजली का भी नहीं था, बिजली भी नहीं। 6 महीना रहा हूँ वहां पे इस तरह। तो कई ऐसी चीज होती है कि फिर हम जाके वहां से निकाल के, और फिर वो इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है वो मेन काम होता है। इतना इट्स नॉट लाइक, सो पाकिस्तान में जो मेनली यानी ये जो चल परवेज मुशर्रफ वाला था, जिसके जिसके लिए मुझे भुगतना ही पड़ा, बट दैट वाज मेन ऑफ द इंटेलिजेंस गैदरिंग। बाकी जहां तक बात है दाऊद इब्राहिम वाला जो केस था, दैट वाज माय फर्स्ट केस, लेकिन उसमें फिर मामला खराब हो गया। लेकिन जब लाल मस्जिद का आपने जो सवाल किया उसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, हम उसमें मकसद ये होता है कि अब मैं अंदर हूं, देयर लॉट ऑफ रूमर्स बाहर आपको दिख रहे हैं ना, मुझे पता है ये बाहर से आया हुआ है, ये कहाँ का फाइटर है, ये चेचनियन है, इट मैटर्स फॉर अस अगर ये चेचनियन सपोर्ट है। अगर इसका ताल्लुक किसी और ग्रुप, लश्कर जंगवी के ग्रुप से, इट मैटर्स टू अस, क्योंकि हमें पता है इसके डेमोग्राफिक कहाँ मिलते हैं जाके। ये आया हुआ है उज़्बेक वाली तरफ से आया हुआ है, क्योंकि उज़्बेक थे वहां पर। अब ये उज़्बेक मूवमेंट वाला है, नाउ वी नीड टू नो दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्रूशियल मूवमेंट है कि कौन कौन ग्रुप है वहां पे, कितने स्प्लिंटर ग्रुप है, कितने सिस्टर ग्रुप है। आपको पूरा डायग्राम समझना है ना। वो एक इंस्टीट्यूट है जो आप पूरी जिंदगी, अगर आप इस फील्ड में काम करते रहें और 6 दिन वहां रह लेना आप, क्योंकि आप वहां बैठे ना गढ़ के अंदर, आप यू वॉचिंग एवरीथिंग। और ऑफकोर्स मैं सामने था, मेरा कोई रेफरेंस था वहां पे मौजूद, तो मैं किसी रेफरेंस से ही गया हुआ था ऑफकोर्स। तो लिहाजा ये भी मुझे पता था कि ये नहीं था कि मेरे पर्दे के पीछे बैठा हुआ था, अब उस देर जो मेरे सामने ही कि कौन किस तंजीम से। तो वो जो एक मसला होता है इसको समझने का, तो एक उसके बाद एक पिक्चर ड्रॉ होती है इंटेलिजेंस कमेटी के सामने, सेनेट की। फिर वो फैसला करते हैं आगे किस तरह से डील करना है। अच्छा, तो आपने एफबीआई के अलावा भी, कामरान साहब, एफबीआई के अलावा भी दुनिया में किसी और स्पाइंग एजेंसी के लिए काम किया, स्पाई एजेंसी के लिए? जी 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 जी। मेरा मेरा जो बेसिक काम था मेरे भाई, वो एफबीआई के साथ ही था। लेकिन फिर मुझे सब कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ओवरसीज, एक एक आपको समझा दूं बात, तो गलतफहमी रहती है। एफबीआई ओवरसीज काम नहीं करते। जब एफबीआई अगर केस ओवरसीज करता है, अगर वो एफबीआई का केस भी है, तो वो अंडर सीआईए जुरिडिक्शन होता है, क्योंकि वो ओवरसीज जो है सीआईए की जुरिडिक्शन थी, एफबीआई की जुरिडिक्शन नहीं होती। लेकिन वो अंडर लाइसेंस कह लीजिए, आप समझ लीजिए, आई हैव टू फ्लिंग अंडर, यानी अगर आप मुझे सीआईए के समझ लीजिए, कहने के लिए एक तावीज मुझे मिल गया उनकी तरफ से, एक पत्र मिल गया, मैंने जेब में रख लिया और मैं उनके अंडर काम था। सो लिहाजा मैंने, ये जो मेरा मेन काम था। लेकिन जब बाद में मैंने सीरिया वगैरह करना शुरू किया, तो मसला ये हुआ कि वहां पर और जगह के मुजाहिदीन मौजूद थे। मिसाल तौर पे कुछ अरब थे वहां पे जो जो बरतानिया से गए हुए थे, जो बरतानवी। अब हमें रिपोर्ट करनी पड़ी ये चीज, जाहिर बात है, एक सिस्टर कंपनी है MI6 CIA की। जब ये रिपोर्ट्स वहां पे MI6 पे गई, तो MI6 ने कहा कि हमें एक एक्टिव बॉडी चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, वी ओनली हैव वन। तो फिर एक उन्होंने मुझे लेन किया। तो वही मुझे फिर जो उन्होंने एक सब कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला MI6 के साथ, वो मेरा पहला सब कॉन्ट्रैक्ट था कि मैंने वो MI6 का। उसके बाद फिर पहला जब दरवाजा खुला, तो उसके बाद खुलते गए। फिर मैंने वियना में किया, ऑस्ट्रिया में, उसके यही सब कॉन्ट्रैक्ट, यानी सब लीजिंग कह लीजिए, उसको किराए पे कर लीजिए। उर्दू में बड़ी गंदी गाली बनती है, मैं दूंगा नहीं, अपने आप को ही पढ़ते पड़ जाएगी वरना। फिर फ्रांस, और तो यूरोप में मैंने पूरा, यानी इस तरह से कोलैब करता रहा, उनके साथ काम करता रहा। फिर उसके साथ फिर मुझे केनिया भेज दिया गया, फिर मैं केनिया में किया। उसके बाद मैं, और कई साल पहले, यानी अब से तकरीबन 25 साल पहले, थाईलैंड में फिर मैं यहाँ काम करने आया था। मैं असाइन था यहाँ पर डेस्क पे, तो 1.5 साल मैं यहाँ पर असाइन रहा डेस्क पे। सो ये सारी जगहें जहाँ मैंने
को एजुकेशन काम का किया। अच्छा कामरान भाई, ये जो इतनी एजेंसीज के साथ आपने काम किया, इसमें कई टेररिज्म की चीज़ें थी, कोई नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से होंगी कुछ, और कुछ ये जो ट्रेड के हवाले से होती हैं, रीजनल हेजमोनी होती है, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। पॉलिटिक्स भी डेफिनेटली अंदर इन्वॉल्व होगी, उसकी इंफॉर्मेशन की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली या बताया जाता होगा हालात व वाक़यात का। जब आप ये सब कर रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम की तब्दीलियों के हवाले से भी ये एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं? देखिए मैं आपको, मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं जैसा सवाल होता है वैसा जवाब दे देता हूँ, सही सही वाला। मेरे भाई, ना सिर्फ आप ये कह लीजिए कि इस हद तक के हुकूमतों की मूवमेंट की बात तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ा अमल है। हम ये कहते हैं कि सूबों की हद तक भी जब जब हुक्मरानी के मामलात आते हैं, और सूबों की हद तक किसको कितने किस हद तक बंदर बांट होनी है, उसमें भी एजेंसियों की अमेरिकन नो हाउ के बगैर, अमेरिकन आशीर्वाद के बगैर, अमेरिकन ऑर्डर्स के बगैर, और अमेरिकन बहुत ज्यादा एंडोर्समेंट के बगैर सवाल ही नहीं पैदा। अच्छा भैया ना, मैं आपको क्या आपको किसने किससे, मैं आप मुझे बताएंगे कितने किस्से कि अमेरिकन डेलीगेशन को अमेरिकन एम्बेसी में कौन कौन मिल रहा था कराची के अंदर, क्या क्या बीके मांगी जा रही थी? इससे बाहर है? ऐसा नहीं है, नहीं है। बड़ी हैरानकुन बात है, लेकिन मौजूदा जो हुकूमतों का एक गठजोड़ इस वक्त पाकिस्तान चला रहा है, यही गुज़िश्ता 30 साल से इक़्तिदार में है, एक जाती है दूसरी जमात आती है, तो इन्हीं के लोग शामिल होंगे जो अमेरिकन सफ़ीरों से मिलते हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों से मिलते होंगे, रिक्वेस्ट करते होंगे। अगर ये सवाल का मैं आपको बेहतर जवाब इस तरह से दे सकता हूँ, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि आप कैसे साबित करेंगे कि ये वाकई अमेरिकी गठजोड़ से, मैं बोलूँगा हुकूमत किसकी है। जिसकी हुकूमत नहीं है उसकी अमेरिकी गठजोड़ के साथ नहीं है, जिसकी है उसकी है भाई। जो ऐसा हुकूमत में नहीं है वो अमेरिका का वो नहीं है, प्यारा नहीं है इस तरह। ऑफ कोर्स नहीं है भाई ना, जो सच्ची बात है वो बोलनी चाहिए, जो जो हक की बात है वो है, कि जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो है, जो है वो दिख रहा है, वरना कैसे पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ कामरान साहब, पाकिस्तान के अंदर हमारी एक लैंड है जिसे हम लिंच पिन ऑफ दिस एशियन रीजन डेवलपमेंट के हवाले से कहते हैं, गवादर मिसाल के तौर पे एक एंट्री पॉइंट है पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी के हवाले से। एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है चाइना, उसको सी तक एक्सेस चाहिए, वाटर तक एक्सेस चाहिए, ट्रेड रूट की क्लियरेंस चाहिए जो उसको अरेबियन सी से जोड़ता है। वहाँ पे हम बड़े अरसे से देखते हैं कि अनसर्टेनिटी है, टेररिज्म वहाँ पे चल रहा है, लोकल वहाँ पे जो कबाइल हैं उनके अंदर बलूचिस्तान की आज़ादी को लेके एक नारा लगा के BLA BLF और इस तरह की जमातें जो हैं वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करती हैं आर्मी के ख़िलाफ़। जब ये CPAC हुआ तो उसके बाद अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़ में भी इजाफा ज़्यादा देखने को मिला। वहाँ पर किन किन ममालिक की इन्वॉल्वमेंट रही है? इंडिया के हवाले से तो हमें बिल्कुल पता है वाज़े तौर पर, क्योंकि हमारे पास एक मुबारक पटेल नामी शख्स उर्फ अलमारूफ, उर्फ क्या हकीकत में तो उसका नाम कुलभूषण यादव था तो वो उसको तो हमने देखा ही है, वो तो हमारी कस्टडी में भी है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं, क्योंकि आप तो एक आलमी नेटवर्क का एक हिस्सा रहे हैं। मुझे आपको देख के, जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मेरे जहन में एक ही नाम आता है, वो क्या नाम था जो ब्लैक लिस्ट सर एक सीरीज़ है, रेमंड रेडिंगटन कुछ इस तरह का नाम था, वो जो एक आपको याद आ गया होगा तो, क्योंकि आप तो रेमंड रेडिंगटन रहे हैं उस सिस्टम का, तो आपको तो पता होगा इस बारे में। जी देखिए, बहुत कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। बलूचिस्तान डेमोग्राफिक्स समझना इनके, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किसके मफादात किस खित्ते से जुड़े हैं, ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कोई इतना। इसके लिए लेट्स पुट दिस वे कि BLA के डेमोग्राफिक को एज अ जासूस मेरा ख्याल है वेस्ट यानी ओवरकिल कह लीजिए उसको। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए, एक जो मुल्क इंडिया का तो सबको पता ही है उन्हीं का, लेकिन ये मामला कीप दैट माइंड कि ये माशाल्लाह बेहतर जानते हैं, समझदार हैं आप, आपकी तहकीक भी अच्छी। ये
पुराना मामला है। ये आपको याद होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, यानी उनके दौर में यहाँ बमबारी भी हुई थी, ये भी याद होगा आपको बलूचिस्तान में। तो ये भी ये इतना पुराना मामला है वहाँ, जी बिल्कुल इस हद ऐसे तक मामला खराब थे। ये तो पक रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं पक रहा। अब कुछ लोगों की मिस हैंडलिंग है, ऐसा नहीं है कि मिस हैंडलिंग नहीं है, या कुछ लोगों की मिस हैंडलिंग है, कुछ लोगों के खराब डिसीजन या कुछ लोगों के रैशनल डिसीजन। और ये मेरा ख्याल है इसका जो टर्निंग पॉइंट वो मुफ्ती के जो ऊपर जो हमला किया गया, 2006 वो एक में। मुशर्रफ का एक अहमकाना, वो शराब के नशे में, वही ताकत के नशे में, शराब के नशे में लेके। हालांकि यकीन कीजिए मैं उस वक्त कोयटा में मौजूद था, बिल्कुल उस गढ़ में मौजूद था, उस दौर में। और मेरा घर असल में, मेरा एक खानदानी घर मौजूद है कोयटा में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम ही करने आता हूँ, घर भी है, हमारा ताल्लुक है वहाँ पे। तो वहां पर मौजूद भी था, और बहुत करीब से देख रहा था। मैं सर पकड़े बैठा हुआ था, हालांकि मैं बाहर से गया हुआ था, लेकिन मुझे पता था, मैंने कि अब जो बिगड़ने वाला है, और जो मेरे अतराफ में लोग थे वो सबको पता था कि मामला खराब होने वाले हैं, सबको पता बिगड़ जाएंगे। और उसको वहां बैठ के पता नहीं था, उसने वो ताकत का मुक्का लहरा दिया। और उसके बाद आप देख लीजिए आज हालात ऐसे हैं कि कराची, मसला ये देखिए, अगर आप देखिए जरा जरा पहले मैं आपको ये समझा दूं, दो मुल्क जो इंडिया के अलावा इसमें इन्वॉल्व है, एक तो इसराइल ऑफ कोर्स फितना करता ही है। इंटेलिजेंस के हवाले से भारत जो इंडिया की जो इंटेलिजेंस है, वो बहुत कह लें कि बहुत सोफिस्टिकेटेड, अगर आप कह लें तो वो ऐसी नहीं है, बाय इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। अच्छा। ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे एनएसए के लेवल पे, जैसे, और मोसाद के लेवल पे, 82 मोसाद जो है उनके लेवल पे नहीं है ये। तो जब इनको अगर इंटेल चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेल चाहिए होती है, सिग्नल आपको इंटरसेप्ट करना होता है, तो दिस इज समथिंग मोसाद डज। इनके फुटप्रिंट्स हैं वहां पे। ठीक, हमारी एजेंसीज को पता है, वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, दे नो इट। ये बाहर को मीडिया में बात करते नहीं है लोग, आई डोंट नो व्हाई, क्यों इनके पर जलते हैं इसराइल के नाम से। शायद अमेरिका का वीजा लगना लगे बाद में, इसलिए कि ना करते होंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खैर एक वो है। फिर दूसरा एक हमारा दोस्त अरब मुल्क है, यूएई, जिनका भी हमने कर्जा भी वापस किया है, हालांकि नहीं करना चाहिए था। तो अभी वो कर्जा भी वापस किया उनका। अब उनका जो है वो अमल दखल वो पुराना है, और हमने कभी कोई बाज़ाब्ता एहतजाज उनसे कभी किया भी नहीं है। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है मेरे भाई, ये दो ममालिक के मफदात वहाँ पे हैं मौजूद। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, भारत की जब बात करते हैं तो पिछले दिनों अजीत डोवल साहब अक्सर वहाँ पे वो जो एनएसए है, सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू नरेंद्र मोदी, स्पाई मास्टर जी, पता नहीं क्या क्या, हॉक जी एंड दिस एंड दैट ब्ला ब्ला, वो बड़े जनाब वहाँ पे किस्से कहानियाँ सुना रहे होते हैं। वो एक दाता दरबार वाली कहानी सुनाते हैं जो कि बड़ी एब्सर्ड सी लगती है। मतलब एक सपाई, मैंने उसके ऊपर आपकी वीडियो भी देखी थी, एक सपाई, और वो इस तरह जनाब वहाँ पे गया, हाँ मुंदरी, कान छिदे हुए हैं, तो उसने कहा तुम हिंदू हो। तो स्पाई का तो बेसिकली काम ही यही होता है, डिकॉय करना होता है कि वो पता ना लगने दे कि वो क्या है और किस तरह का, अगर है भी तो उसकी जॉब नेचर ऐसी होती है कि वो अपने आप को इस तरह फिट इन सिचुएशन करता है कि वो आप पकड़ा भी जाए तो आपका फिर भी डाउट नहीं जाता कि हिंदू होगा तो वो कोई ऐसा काम कर रहा होगा हमारी सोसाइटी में जो हिंदू कर रहे होंगे, ताकि वो एक कवर आ जाए, पता ना चले कि ये अगर इंडिया से हिंदू आया हुआ है या लोकल हिंदू है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई कहूटा वाली, कि जी वहाँ पे गए और उन्होंने बाल इकट्ठे किए, और जिस तरह उन्होंने बाल इकट्ठे किए और भेजा, पता लग गया कि पाकिस्तान तो बना रहा है, और उसके बगैर उनको पता भी नहीं था कि पाकिस्तान बना रहा है। मतलब मज़े की बात ये थी कि सिर्फ बालों से पता चला कि पाकिस्तान कुछ कर रहा है। अब इस तरह के स्पाई मास्टर्स, इस तरह की कहानियाँ अब ये अचानक उनके मुंह से सुनने को मिली, उसके अलावा किसी दुनिया में क्या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कभी काउंटर इंटेलिजेंस होती यही है ना, तो उनको नहीं पता चला आज तक? जी मेरे भाई, एक तो पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि हम अब स्पाई वर्ल्ड में या स्पाई की दुनिया में एक बहुत मशहूर मकूला है कि दुनिया के जो बेहतरीन स्पाई इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करते कहीं, दे नेवर एग्जिस्ट, नेवर हैपन। यू नो व्हाई? बिकॉज इट नेवर हैपन, नोबडी नो इट एवर। मैं आपको एक मिसाल मैं आपको दे दूं तो वक्त चला जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसी चीजें होती हैं वो बाहर डिस्कस, मतलब बहुत से, क्योंकि अगर मैंने एक चीज प्रिवेंट कर दी, मिसाल के तौर पे प्रिवेंट कर दिया, एक अटैक था, प्रिवेंट कर दिया, अब सीआईए ने उसको पब्लिश नहीं किया, इट नेवर हैपन। क्या वो ऑपरेशन नहीं था? लेकिन वो क्या ऑपरेशन खतरनाक नहीं था? ऑफ कोर्स, अमेजिंग वर्क। तो बहुत से जो अमेजिंग ऑपरेशंस होते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, वो दुनिया के सामने आते नहीं है, क्योंकि वो होते ही नहीं है और लाए भी नहीं जाते कि मोडस ऑपरेंडी जो है वो ना पकड़ा जाए किसी तरह। अच्छा, आपको मैं मिसाल देता हूँ, आप सुनिए, आपने बड़े हव्वे सुने ना सीआईए, क्योंकि हमने सीआईए को जो है वो
मूवियों से मशहूर करवाया है, यानी CIA अपने आप को मशहूर करवाती है मूवियों के साथ, जी। जैसे रॉ अपने आप को मशहूर करवाती है, फंडेड मूवीज होती हैं। लेकिन आपने कभी चाइनीज इंटेलिजेंस का नाम सुना है कहीं पे भी? नो, मुझे तो इवन नो, दे डू एग्जिस्ट। चाइना की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम भी नहीं पता कि वहाँ पे कुछ ऐसी एजेंसी है। ये बस इतना काफी है, इनके खतरनाक होने के लिए इतना काफी है। बिल्कुल ठीक। इट डोंट एग्जिस्ट। या ये वो भूत है जो किसी ने नहीं देखा, वही डरावना है ना। अब जिसको देख लिया आपने, उसके बारे में पढ़ लिया, वो तो आप जान लें क्या है, हाउ टू डील विद हिम। ये भूत किसी ने नहीं देखा। हम लोग, खैर मुझे आइडिया है बिकॉज आई वर्क क्लोजली, लेकिन मुझे आइडिया है इनके जो एक तो पहले बता दूं कि जो सुपीरियर इलेक्ट्रॉनिक जो वर्ल्ड है, या ये जो इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली कवर्ड वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मकड़ी की जाले की तरह, जिसको कवर किया हुआ है सारी कम्युनिकेशन को दुनिया की इंटेलिजेंस ने, उसमें चाइना एक ऐसा मुल्क है जो इस वक्त सुपीरियर है। नंबर 2, गैजेट्स, जाहिर बात है इनकी जो टेक्निकल नो हाउ है वे अबव बियॉन्ड, और जाहिर बात है आप की रीच को नहीं पहुंच सकते। सर, हमने अगर कुछ कहानी ऐसी भी हैं जो जुबान ज़दे आम है, रविंद्रा कोशक को देख लें, एक कहानी थी, वो एक इंडियन स्पाई एजेंट था, पाकिस्तान आया और इस तरह मिलिट्री में भी गया। फिर और बड़े सारे जासूसों की कहानियाँ जो जिस तरह ये भी सुना रहे हैं। हमारे तरफ से ऐसी कहानियाँ बड़ी कम हैं, इसकी क्या वजह है नहीं, या हम सुनाना नहीं चाहते? नहीं, हमारे यहाँ देखिए, हमारे एक जो होती है इंडिया प्रोपेगेंडा वॉर में, तो खैर अच्छा है, जो है वो करनी चाहिए बात। फेक इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा कमाल। अरे जैसा फेक करे असली करे भाई। हम देखें, ये बहुत बात की बहस है। प्रोपेगेंडा उन्हें ये नहीं, जब प्रोपेगेंडा होता है तो ये नहीं कोई पूछता कि फेक है या असली है। प्रोपेगेंडा होता है, बस वो डिग्री होती है, असली और नकली। अब आप करें ना भाई, आप देखें ना, अजीत डोभाल साहब ने पूरी मुंदरी करके वो मजार पे बैठ गया, ठीक है, और वो कौटा बैठ गया। हमने कहां से उससे बिल मांग लिए भाई? बैठ गया, मुबारक हो, आओ जपी पाओ। तो हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ भी करना चाहिए ना ये। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप देखें, यू हैव टू टैकल इट, इवल विद इवल। आप कभी भी अच्छा जो है ना, गुड वर्सेस इवल नहीं जीतता है भाई, इवल वर्सेस इवल ही जीतता है। जब तक आप उनकी तरह टैकल नहीं करेंगे, आप इस पे जोर नहीं देंगे, हम जैसे मिस्कीनों के ऊपर नजर नहीं जाएगी जो हम मेहनत करते हैं कि वी फाइटिंग आवर ओन बैटल विद देम, हम अपने तौर पे करते हैं ये ऐसा कोई एक टके की सपोर्ट कोई चीज नहीं है कभी, बल्कि और मुश्किलात ही होती हैं, बल्कि बयान हो जाते हैं पाकिस्तान में कभी कभी। यू वर द पीस ऑफ इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी। आप अजीत डोभाल को किस तरह बीइंग इंटेलिजेंस ऑफिसर या एनएस से कंसीडर करते हैं या देखते हैं? देखिए, मैं उसको इंटेलिजेंस तो बिल्कुल 0/0 भी नहीं है उसको, इसको आइडिया भी नहीं है। या ही इज, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि इज अ डोंकी, मैं ये नहीं बोलूंगा। ही इज अ नेगोशिएटर, ही इज अ डिप्लोमैट, बिल्कुल एक डिप्लोमैट है, एक पॉलिटिशियन है रहा है उसका, डिप्लोमैट है। भाई कौन सा ऐसा स्पाई है? आई मीन यू सी इसकी स्पीचेस जो होती हैं, व्हिच स्पाई गिव लेक्चर्स इन, बेसिकली ही इंडक्टेड इन, ही गॉट इंडक्शन इन IPS, Indian Police Service. Yeah, I know the story. पढ़ा लिखा बच्चा है, आर्मी बैकग्राउंड है, आर्मी, you know, basically, I mean, for lack of better English, he is army brat. So he is, you know, वो privileged माहौल में पढ़ा, and he wanted to do something different. इसकी ideology different थी. Then he met, थोड़ा सा outspoken था, and he is good with that kind of stuff. I'm not saying he's not. अपने काम में अच्छा है, पर ही इज नॉट अ स्पाई। तो वो स्पाई मास्टर तो बहुत दूर की बात है। स्पाई मास्टर एक ही था वैसे भजन, वो जनरल अमित गुल, बस वो एक ही गुजरा है, उसके वो तो फिर किसी माँ ने बच्चा पैदा नहीं किया, एंड कर दिया, कोई माँ ने कहता बच्चा पैदा नहीं, सवाल तो खैर ये तो किसी गिनती में भी नहीं है। देखिए मैं एक और बात, सॉरी मैं आपको एक क्लियर करता हूँ यहाँ पे, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं रेट कर सकता हूँ। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक जर्नलिस्ट का मुंह खोलते हैं, आपको पता होता है यार किस लेवल पे है, ठीक है। सेम थिंग गोज टू अस। हम जब बंदा मुंह खोलता है ना, कहीं से बात करता है, पता होता है या काम करने वाला है, फेक है, किस लेवल पे है, क्या बोस्ट कर रहा है, कहाँ है। 5 मिनट लगते हैं, दिस ऑल इट टेक्स, एंड स्पेशली आई एम एनालिस्ट। तो ये कहीं करीब में भी कभी इसने जिंदगी में, वो लोग फकीर कहीं अगर बन के बैठा है तो वो शौक में बैठा होगा, बॉलीवुड के चक्कर में जरूरत नहीं बैठा। लेट्स पुट इट दिस वे। राइट। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिलेशन जो सिंस 1947 तब से हॉस्टाइल हैं। वी हैव फॉट 3 to 4 वॉर विद इंडिया, और गुज़िश्ता 10 सालों से जो इंडिया की पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी,
पाकिस्तान के हवाले से, चीन के हवाले से, दूसरी दुनिया के हवाले से, वो भी अजीत दोवल ही चला रहे हैं। तो एक दोवल डॉक्ट्राइन बिल्कुल। का भी जिक्र किया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ये हॉस्टाइल रिलेशनशिप है, जिसमें 2 दफ़ा इंडिया को मार भी पड़ी है, और उसके पीछे जो है No, no, वो absolutely. ही उसी का माइंड है जो फेलियर इंडिया देख रहा है गुज़िस्ता 10 सालों से। बट देखें, हम लोग सोली अजीत डोवल को बिल्कुल नहीं दे सकते दोष ना, ऐसा नहीं कह सकते ही इज द गाय, क्योंकि देखिए पीछे एक गवर्नमेंट भी तो है ना आपके पीछे, ये तो मोदी सरकार भी तो बैठा हुआ ना, बीजेपी का दरिंदा तो पागल। अब दिस गाइस आर क्लियरली एन इडियट, एवरीबॉडी नो। हर अच्छा ये मुझे कोई वैसे तो मैं तो पाकिस्तानियों की हैसियत से कह रहा हूँ, लेकिन अब इंडिया में भी यही चल रहा है पूरी दुनिया में। आई एम नॉट सेइंग बरबेन अबोज, आई एम जस्ट सेइंग दैट ही इज एन इडियट। तो अब वो एक आदमी को अजीत डोवल जैसे को लेके आके उसने कहा कि भाई आपको हम देते हैं छूट, गो एंड डू ऑपरेशन क्रॉस बॉर्डर, हम वी गिव यू मनी, गो रिक्रूट पीपल, आप जाइए यूएई में रिक्रूट कीजिए पाकिस्तानियों को, जाके वो हमारे वहां जाके असैसिन करें जो सब टारगेट्स ऑफ रिलीजियस टारगेट को, और फितना फैलाएं जाके। ये हुआ है वहां पे, दिस व्हाट दीस पीपल डिड। आपको पता है हिट लिस्ट में क्या पंजाब में असैसिनेशन नहीं हुआ है, कराची में अटेम्प्ट्स नहीं, दे आर। और ये दिस इज अजीत डोवल डॉक्ट्राइन, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। अनलेस अनटिल जब तक हम इसको इसी तरह, मैं बार बार यही कह रहा हूं, इनको इनकी तरह से नहीं हैंडल करेंगे, यू डीलिंग विद, आप डिफेंस में नहीं कर सकते इनके साथ डील, यू हैव टू बी ऑफेंसिव विद देम। जी बहुत शुक्रिया कामरान फरीदी साहब आपका। इंशाल्लाह नाज़रीन फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।